I Nidhi. Welcome you to Nidhi ki Pathshala, and today in part 5 we are going to study what exactly do we mean by voters list. And once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. So of course हमें पता होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत जो 18 years and above है वही entitled होता है for voting. So before starting with voters list, I will like you to please like, subscribe and share my channel. Till then, God bless you all. So अब हम पढ़ते हैं कि exactly अगर हम वोटर्स लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट में क्या क्या आता है. जो डिसीजन है दैट कैनॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. ऑफ कोर्स इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अगर हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं, सो द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. सो नेचुरली जो लोग दे आर एलिजिबल टू वोट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत आते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो एडल्ट हैं, अगर हम बात करते हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो एनआरआईज है रादर, उनके पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं. तो ये पहले ही क्रेडेंशियल्स जो हैं सेटअप हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से जस्ट पहले होगा, ये काफ़ी पहले, इलेक्शन से काफ़ी पहले ये लिस्ट पूरी तैयार हो जाती है. और दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट. और इसी लिस्ट को हम अगर ऑफिशियली बोले तो बोला जाता है इलेक्टोरल रोल, और अगर हम कॉमनली एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे वोटर्स लिस्ट. फाइन. सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ये बहुत, हम कहते हैं ना, स्टेपिंग स्टोन है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग कंडीशन है जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक तभी कहलाया जाता है, बिकॉज एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड peculiar feature of democracy, because everybody has equal opportunity to choose their representatives. So of course no one should be denied to right to vote without a good reason. कोई एक बहुत valid reason होना चाहिए. For example, if somebody is mentally unstable, so हम consider कर सकते हैं. फाइन. सो डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज. बहुत सारे अगर हम सिटीजन्स की बात करें तो दे जस्ट डिफर फ्रॉम वन अनदर. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उस डिफरेंस के. प्रोबेबली सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल. तो कुछ सम आर काइंड एंड अदर आर नॉट सो काइंड, बट ऑफ कोर्स दीज शुड नेवर बी द क्रेडेंशियल्स, फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिनाई वोटिंग टू एनी ऑफ द कैंडिडेट और एनी ऑफ द सिटीजन. बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज. सो एवरीवन, अगर हम बात करते हैं एवरीबडी, चाहे इररिस्पेक्टिव, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, जो हमने अभी क्रेडेंशियल्स डिस्कस करे, उनसे ऊपर जो एक सबसे अहम चीज़ है वो है बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड दे ऑल हैव देयर ओन नीड्स एंड व्यूज. उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं, उनकी खुद की सोच होती है. सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से. इसलिए सबका एक इक्वल से होता है. उनके जो डिसीजंस हैं दैट अफेक्ट देम. सो इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन aged 18 years and above can vote in an election. Of course, मैंने ये बात अभी आपको पहले ही समझाई है स्टूडेंट्स कि of course हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो हम उनकी बात करते हैं जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं. पहला क्रेडेंशियल. दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये कि दे शुड बी 18 years and above. फाइन. सो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट. हर सिटीजन के पास राइट टू वोट है, रिगार्डलेस ऑफ हिज कास्ट, जेंडर और रिलीजन. इररिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी रीजन, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो. Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहला, किसी का अगर हम देखें, दूसरी चीज़ जो मेंटली अनसाउंड है, ठीक है, उन लोगों को प्रोबेबली हम डिनाई कर सकते हैं राइट टू वोट. बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस. बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस होंगी, रेयर सिचुएशंस होंगी, तभी ऐसा होगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की होती है. अगर हम देखें तो ऐसे कई लोग होते हैं जो 18 ईयर्स के हो रहे होते हैं उसी साल जिस साल इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो नेचुरली उनका भी नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्लेस से मूव आउट हो जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है. फाइन. सो एक कंप्लीट जो रिविजन होती है ऑफ लिस्ट दैट टेक्स प्लेस एवरी 5 years. सो ऐसा नहीं है कि जो 10 साल पहले लिस्ट बनाई गई वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नेचुरली आफ्टर एवरी 5 years जो ये वोटर्स लिस्ट है इसमें चेंजेस आते हैं, बिकॉज हो सकता
सकता है कि कुछ नए लोग हैं जो उस लिस्ट में एडेड हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग दे जस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फाइन, सो दिस मे बी द रीजन और समथिंग लाइक दैट। सो इसीलिए अगर हम देखें तो लास्ट ईयर, कुछ पिछले सालों में अगर हम देखें तो एक नया सिस्टम निकला है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम एपिक कहते हैं। ये एक नया सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का ये एक मेजर था जस्ट टू प्रोवोकेट दिस मेथोडोलॉजी। जो वोटर्स थे दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नेचुरली आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए होता है। मोर ओवर अगर हम देखें तो ये जो कार्ड है दैट इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, बट फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही पर्टिकुलर जो है हमें आईडी प्रूफ चाहिए, नेचुरली कोई भी आईडी प्रूफ चल सकता है, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, करंटली आजकल हम आधार कार्ड भी यूज करते हैं उस केस में। सो अगर हम चले नेक्स्ट टॉपिक पे तो वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। सो वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। एक रियल चॉइस होना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, और ये तभी होता है जब वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड टू एनीबडी एंड दे कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। यही एक ऐसी चीज है, एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस, फाइन। अगर कोई वोटर है तो ऐसा भी हो सकता है कि आज उसको टिकट मिल जाए और वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। द ओनली डिफरेंस, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, वो यही है कि कैंडिडेट को वोट, अगर उसे कंटेस्ट करना है कोई इलेक्शन, तो मिनिमम एज 25 इयर्स है। वहीं पे अगर हम ऑन वेरी अदर हैंड अगर हम देखें तो वोटर के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है, फाइन। So there are some other restrictions on criminals etc, but these apply in very extreme cases। अब कोई बहुत ज़्यादा अगर हम देखें क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो नेचुरली उसको नॉमिनेशन करने का अधिकार हो सकता है ना मिले। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वही नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, वो पार्टी सिंबल को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं हमेशा सोशल साइंस के अंदर कोशिश यही करती हूँ कि मैं लाइव एग्जाम्पल से समझाऊँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक एक्स व्यक्ति है, उसे भाजपा से टिकट मिला है, तो नेचुरली वो कमल को सपोर्ट करेगा, उसका आर्डेंट सपोर्टर होगा, फाइन, और वो उसी के मैनिफेस्टोज को प्रोपोगेट करने की कोशिश करेगा। तो पार्टी नॉमिनेशन जो है इसको ऑफन दिस इज ऑफन नोन एज party ticket। So every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form। Naturally अगर आप कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़े, तो आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ मनी जो है, कुछ पैसे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने पड़ेंगे। अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो एक नया सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है। अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे जो है एक नया सिस्टम जो है वो लागू हुआ है। उस सिस्टम के अंतर्गत एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। हर कैंडिडेट जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, दैट मीन्स कि वो नॉमिनेशन भर चुका है, फाइन, वो कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट चाहता है कि लोग उसको इलेक्ट करें, तो उसके लिए उसको फुल डिटेल्स देनी पड़ेंगी। पहला, लाइक सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर उसे ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन में जब वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा उसमें उसको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, या ऐसा हो कि कुछ केसेस जो है उसके अगेंस्ट पेंडिंग हो। सेकेंडली, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। तो नेचुरली फॉर एग्जाम्पल इट इज अ फैमिली ऑफ 4, तो वहाँ पे दे नीड टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, उनकी लायबिलिटीज, कि क्या कितना पैसा उनके पास है, कितनी प्रॉपर्टी है, फाइन, कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितने मूवेबल एसेट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें बताना, डिक्लेयर करना, और उस नॉमिनेशन फॉर्म में मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है वहाँ पे। अगर हम उस कैंडिडेट की बात करें तो उसको उस नॉमिनेशन फॉर्म में जो है वो डिक्लेयर करना ही पड़ता है कि उसकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन थी वो क्या है, फाइन। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। तो अगर हम देखें तो ये जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है, दिस नीड्स टू बी पब्लिक अरीना में होना चाहिए। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, और यही जो है एक चीज़, ये जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वोटर्स को कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन जो उन कैंडिडेट्स ने दी है उसके बेसिस पे भी नेचुरली काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है डिसीजन मेकिंग का। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट के अगर देखें हम निर्देशों के हिसाब से ही इन कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं. सो हम पार्ट 6 में वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्शन कैंपेन, वी आर गोइंग टू स्टडी पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, what makes election in India democratic, while we are also going to study independent election commission. So till then, God bless you all.